डियर स्टूडेंट्स, गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th के एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट के चैप्टर 5 के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेरियस टाइप्स ऑफ ई कम्युनिकेशन, फर्स्ट ई कॉमर्स, सेकंड ई बैंकिंग, थर्ड ई लर्निंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोर्थ ई टेंडरिंग, फिफ्थ e-auction, sixth e-filing, seventh e-booking, eighth e-stamping, and ninth e-governance. So friends, we will understand all these various types of e-communication one by one. So let us understand the first one, e-commerce. When a product is sold or purchased without any restrictions of time and place with the use of electronic media through internet, it is called e-commerce. यानी कि जब किसी प्रोडक्ट को टाइम या प्लेस की लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से इंटरनेट के द्वारा खरीदा या बेचा जाए तो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। E-commerce is also called online shopping. Products are sold or purchased either by visiting the website or through mobile app, telephone and SMS. Example, Amazon, Flipkart, etc. So friends, ई-कॉमर्स को हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कह सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने या खरीदने के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा या एसएमएस के द्वारा भी हम प्रोडक्ट को खरीद या बेच सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एट्सेट्रा। टेलीफोन के द्वारा फ़ोन करके भी हम चीज़ वस्तुओं को खरीद सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है होम शॉप 18। ऑप्शंस आर अवेलेबल टू मेक पेमेंट्स either by debit card, credit card, ऑनलाइन बैंकिंग और कैश ऑन डिलीवरी। यानी जो भी चीज़ वस्तु हम खरीदते हैं उसका पेमेंट हम डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग या जिसे हम इंटरनेट बैंकिंग भी कहते हैं उससे भी किया जा सकता है, या कैश ऑन डिलीवरी मतलब जब प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए उसको हम चेक कर लें, देख लें, उसके बाद हम उसका पेमेंट करें, ये सुविधा भी अवेलेबल होती है। द स्कोप ऑफ बिजनेस हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू ई कॉमर्स एंड द टाइम एंड मनी ऑफ कस्टमर्स आर सेव्ड। जब से ई कॉमर्स अमल में आया है तब से बिजनेस का स्कोप वो काफ़ी बढ़ चुका है, जिससे कस्टमर्स का समय और पैसे दोनों बचते हैं। ई कॉमर्स कुड बी फैसिलिटेड फ्रॉम बिजनेस फर्म टू बिजनेस फर्म मीन्स B2B, फ्रॉम बिजनेस फर्म टू कस्टमर यानी B2C, एंड फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर यानी C2C। यानी जो ई कॉमर्स है वो बिजनेस फर्म टू बिजनेस फर्म भी हो सकता है, जैसे किसी एक बिजनेस फर्म की प्रोडक्ट कोई दूसरी बिजनेस फर्म खरीदे, या फ्रॉम बिजनेस फर्म टू कस्टमर भी हो सकता है कि कोई कस्टमर बिजनेस फर्म से कोई चीज़ वस्तु खरीदे, या कस्टमर टू कस्टमर भी हो सकता है कि जिससे एक कस्टमर की प्रोडक्ट कोई दूसरा कस्टमर खरीदे। इसका बेस्ट एग्जांपल OLX और क्विकर हम देख सकते हैं, जिसमें हमारे जैसे कस्टमर्स ही अपनी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए रखते हैं और दूसरे जो कस्टमर्स हैं वो उसे देखकर उसे खरीदते हैं। सेकेंड टॉपिक, ई बैंकिंग। व्हेन अ customer is able to transfer funds from the website of a bank or a financial institution by using electronic device, then this service is known as e-banking. जब कोई कस्टमर बैंक की या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू फंड ट्रांसफ़र कर सकें, ऐसी सुविधा को हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग कहते हैं।
E-banking is a part of core banking service of banks. E-banking can be identified as internet banking, online banking और virtual banking. E-banking यह बैंकों की मुख्य सर्विसेज में से एक है. E-banking को हम इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं. To avail this facility, the customer has to visit the site of the banks and register himself. After verifying the details, the bank provides PIN to the customer through which he can make his financial transaction digitally. यानी ये फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले कस्टमर को बैंक की साइट को यूज़ करके अपने आप को रजिस्टर करना होता है. इसके बाद बैंक उसे वेरीफाई करती है. अगर कस्टमर का वेरिफिकेशन सही तरीके से हो जाता है फिर बैंक अपने कस्टमर को एक पिन प्रोवाइड करती है. उस पिन को यूज़ करके कस्टमर अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डिजिटल फॉर्म में कर सकते हैं. When the same procedure is followed through mobile phone, it is called M-banking और मोबाइल बैंकिंग. तो अभी हमने जो प्रोसीजर देखी उस प्रोसीजर को आप कंप्यूटर से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सेम प्रोसीजर मोबाइल फ़ोन के थ्रू की जाए तो उसे हम एम बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग भी कहते हैं. ई बैंकिंग की ही एक सर्विस है ECS, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस भी कहते हैं. फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक और टू अदर इंस्टीट्यूशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज नोन एज ECS. यानी कि किसी एक बैंक में से दूसरे बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू तो उसे हम ECS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस कहेंगे. ECS इज़ यूजफुल फॉर रिसीविंग एज वेल एज पेइंग मनी. यानी आपको अगर सामने वाली पार्टी ECS करती है तो आपको पैसे मिलेंगे, तो पैसे रिसीव करने में भी ECS यूज़ किया जाता है और पेमेंट करने में भी यूज़ किया जाता है. लार्ज इंस्टीट्यूट्स are taking the advantage of ECS to make regular payments such as salary, pension, interest, dividend, etc. यानी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ECS का रेगुलर यूज़ करती हैं. ECS के थ्रू अपने कर्मचारियों को सैलरी पे करने के लिए या अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए या अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए ECS का यूज़ किया जाता है. इंडिविजुअल कस्टमर्स ऑफ द बैंक यूज़ ECS टू पे बिल्स सच एज इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, मंथली इंस्टॉलमेंट्स एक्सेट्रा. यानी हमारे जैसे जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं वो भी ECS के थ्रू बहुत से ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, टेलीफोन बिल पे करना, मंथली इंस्टॉलमेंट यानी अगर हमने कोई प्रोडक्ट EMI पर ख़रीदा है तो जो मंथली इंस्टॉलमेंट या EMI हमारा आता है उसका पेमेंट भी हम ECS के थ्रू कर सकते हैं. ECS ट्रांजेक्शन्स आर नोटिफाइड टू कस्टमर्स थ्रू SMS टू देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. जब हम ECS के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है इसका वेरीफाइड SMS या इसे वेरीफाई करने के लिए बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू हमें एक SMS भेजा जाता है. वो SMS हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है जिससे हम श्योर हो जाते हैं कि हमने ये पेमेंट कर दिया है और वो SMS एज एन एविडेंस भी यूज़ किया जा सकता है. ई बैंकिंग की एक दूसरी फैसिलिटी जिसे हम RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कह सकते हैं. द ऑनलाइन सर्विस available to the customer of a bank to transfer amount from one account to another instantly or within a very short time is known as real time gross settlement. यानी कि अगर हम किसी एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हों और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में अगर हमें वो पैसा ट्रांसफ़र करना हो
तो हम RTGS यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गुजरात में हैं और आपको पेमेंट राजस्थान करना है, तो आप RTGS के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। RTGS transactions are notified to customers through SMS to their registered mobile number. RTGS services are charged by concerned bank as per their rules. RTGS के थ्रू जब भी आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उसका SMS आपको मिल जाता है कि आपका इतना पेमेंट इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और इस सर्विस के बदले बैंक अपने रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चार्ज वसूल करती है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टू बी फिल्ड इन ऑनलाइन फॉर्म ऑफ RTGS, यानी जब भी आप RTGS करना चाहें तो RTGS के लिए जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपको ये सभी डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, आपको कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर्स बैंक इन विच अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, आप जिस अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस अकाउंट के अकाउंट होल्डर का नाम आपको मेंशन करना है। थर्ड वन, द अकाउंट नंबर ऑफ द अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक इन विच अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड, यानी आप जिस बैंक में फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस बैंक में उस पार्टी का या उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। एंड फोर्थ वन, IFSC ऑफ द बैंक इन विच द अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड, यानी आपके पास उस बैंक का IFSC कोड भी होना चाहिए जिस बैंक में या जिस अकाउंट में आप फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो ये चारों डिटेल्स जब आप फिल करते हैं तभी आप RTGS के थ्रू फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के कम्युनिकेशंस के टाइप्स सीखेंगे। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।